यानी आज हम लोग पर्वतों के बारे में देखने वाले थे, ठीक है? लेकिन पर्वतों को समझने से पहले अगर यहाँ से भी मैं चाहूँ तो आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन माउंटेन सिर्फ याद कर लेने से ही ये चैप्टर नहीं खत्म होगा, ठीक है? माउंटेन जो है पहले समझना होगा कि इसका ये बनावट कैसे हुआ है, माउंटेन बना कैसे है? आप लोगों में से बहुतों को ये आइडिया होगा, ऑलरेडी पता होगा माउंटेन के बारे में, बट जो है एक शॉर्ट अगर इसका सिनॉप्सिस लेते चलें कहिए कि कहानी के तौर पर अगर लेते चलें, कहानी समझ लें कि क्या है, तो हमारे लिए माउंटेन जो है समझना और आसान हो जाएगा। यानी इससे होगा क्या कि विश्व में माउंटेन कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, फोल्डेड माउंटेन कहाँ पे होगा, ब्लॉक माउंटेन कहाँ पे होगा, ठीक है? ये अगर एक बार चीज़ों को समझ में आ जाए, थ्योरी समझ में आ जाए, तो हम लोगों का याद करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है? तो एक बार जो है हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ सिद्धांतों को, उनकी बेसिक स्टोरीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है? आप लोगों को जितनी क्वेश्चन्स करने हो आप कर सकते हैं, ठीक है? बीच-बीच में आप लोग खुद से भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई आइडिया हो रहा हो इन चीज़ों का, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत हैं, क्या परिकल्पनाएँ हैं, ठीक है? तो उत्पत्ति से ज़्यादा हम लोग अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोग किसी दिन और देख लेंगे। ये समझिए कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है एक परिकल्पना की जाती है कि शुरुआत में जो है हमारा पृथ्वी जो है, ये इस तरीके का, ठीक है, गोल था और इस पे जो है हर जगह ये आपको जितना भी क्षेत्र दिख रहा है, हर जगह क्या था? पानी था, ठीक है? और इन पानी के बीच में एक क्षेत्र था जो स्थल रूपी था, ठीक है? जो लैंड था। तो वैज्ञानिकों ने जो लैंड वाला भाग था, जो स्थलीय भाग था, इसका नाम क्या दिया? किन्हीं को आइडिया है तो बताइए? क्या नाम था इसका? जी, क्या बोल रहे हैं? सर ये तो जुलांडिया करके कुछ था ना? पेंजिया, पेंजिया, ठीक है? पेंजिया, ठीक है? देखिए, पेंजिया। अभी जो मैं आपको एक स्टोरी के वे में बताऊँगा, ठीक है? आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि कोई कहानी समझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए परिकल्पनाएँ जो होती हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती हैं, वो एक तरीके का कहानी ही होता है, ठीक है? एक तरीके का कहानी ही होता है, ये मतलब कहानी समझ लेंगे ना तो ज्योग्राफी भी समझ में आने लगेगी, ठीक है? तो उनका मानना था कि पूरी दुनिया में पहले क्या बीच में पेंजिया नाम का एक स्थल था और बाकी जो पूरी दुनिया में पानी फैला हुआ था पूरी पृथ्वी पे, उसका उन्होंने एक महासागरीय नाम दिया। उसका नाम क्या दिया? नाम बताइए किन्हीं को पता हो तो? पेंथलासा, ठीक है? पेंजिया और पेंथलासा ये नाम दिए। शुरू में यही हुआ कि हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी पर हर जगह जो है समुद्र था और समुद्र के ठीक बीचों-बीच जो है एक स्थलीय क्षेत्र था जो एकदम इकट्ठा था, एक ही जगह पे स्थित था, ठीक है? और उस क्षेत्र का नाम उन लोग पेंजिया दिए, ठीक है? लेकिन थोड़े समय के बाद वैज्ञानिकों ने ये कहा कि पेंजिया जो है वो धीरे-धीरे क्या हुआ बीच से टूटना शुरू हुआ, ठीक है? ये इस तरीके से समझिए कि पेंजिया जो है वो इस तरीके से टूटना शुरू हुआ, ठीक है? पहले इस तरीके से एक डमरू का आकार बना होगा, ठीक है? अचानक से तो नहीं टूट गया होगा, पहले डमरू का आकार मतलब इस तरह के समझिए, पहले तो ऐसा था, ठीक है, गोल। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि इसका आकार बदलना शुरू हुआ, इस तरीके पहले ऐसे हुआ। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये इस तरीके से और इस तरीके से ऐसा हो गया कुछ, मिल गया। मतलब ये क्षेत्र जो है धीरे-धीरे और बढ़ता-बढ़ता इस तरीके से हो गया कि एक क्षेत्र अलग हो गया और एक क्षेत्र अलग हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि पेंजिया हमारा जो है ये 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है? पेंजिया क्या हुआ 2 भागों में बँट गया और पेंजिया जब बँटेगा तो इस क्षेत्र में जो अलग जो हो गया है, तो ये क्षेत्र जो खाली हुआ है, इसके बीच में ये पेंथलासा की पानी घुस गई, ठीक है? और ये जो पेंथलासा की पानी घुसी, तो यहाँ पे क्या हुआ एक छोटे से समुद्र का निर्माण हुआ, ठीक है? ये बड़े से क्षेत्र में ये क्या है? ये तो पेंथलासा जो है एक महासागर है, ठीक है? यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है पानी का। लेकिन ये जो 2 पेंजिया जब टूटा, अपने बीच से अलग हुआ, तो इसके बीच में जब पानी घुसा ना, तो एक छोटे से सागर का रूप लिया। इस सागर का नाम ये लोग क्या देते हैं? तेथिस सागर, ठीक है? तो तेथिस सागर क्या है? ये पेंथलासा का ही एक रूप है, लेकिन उससे छोटा है। यानी पेंजिया टूटने के बाद जो बीच में जो पानी प्रवेश कर गया, यही हमारा तेथिस सागर बना, ठीक है? तो हमने पेंथलासा, पेंजिया और तेथिस सागर के बारे में पढ़ा। अब देखिए क्या होता है कि पेंजिया जो है, इसको समझ गया, बीच से टूट गया है और ये टूटने के बाद पहले 2 भागों में बँटा, ठीक है? ये इस तरीके से 2 भागों में बँटा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका फिर फर्दर डिवीजन हुआ, ये और टूटा, ठीक है? और टूटा, उससे क्या हुआ कि कुछ और इधर बना होगा, कुछ इधर बना, फिर ये टूट के थोड़ा इस तरीके से अलग-अलग भागों में टूटा, ठीक है? और वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई कि ये 7 बड़े भागों में टूट चुका है, जिसको हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में जानते हैं, ठीक है? ये शॉर्ट में स्टोरी है। अब जो बात हुई कि ये सब जो है कहानी आई कैसे? कि पहले पेंजिया था, फिर पेंथलासा था, फिर ये टूट गया, ये सब कहानी कैसे आई? तो ये हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है? नाम क्या था? रिपीट कर रहे हैं? वेगनर, ठीक है? वेगनर जो है ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? दरअसल ये जो थे एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ठीक है? मौसम वैज्ञानिक थे। तो ये क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया के मतलब जो यहाँ की क्लाइमेट है उसका अध्ययन कर रहे थे, ठीक है? कि अलग-अलग जो देश हैं दुनिया में, अलग-अलग कॉन्टिनेंट पे, तो वहाँ पे किस तरीके का मौसम पाया जाता है। कर रहे थे वो क्लाइमेट का खोज, क्लाइमेट के बारे में जानकारी वो खोज रहे थे। लेकिन उनको क्या हुआ ना कि एक मतलब एक नया चीज़ मिल के आई रिसर्च में, तो कुछ नई चीज़ें उनको पता चली और उसको देख के वो अचंभित हो गए, ठीक है? और वो नई चीज़ें क्या थी कि वो नई चीज़ें ये थी, इसके लिए मुझको ये वर्ल्ड मैप लेना पड़ेगा एक सेकंड मैं यहीं पे लेता हूँ।
और आप लोग होल्ड कीजिएगा ना इन चीजों को। ओके, मैप दिख रहा है क्या? यस सर। देखिए, अब उनको क्या दिखा जब वो रिसर्च कर रहे थे, क्लाइमेट के बारे में पता लगा रहे थे, तो उनको ऐसा दिखा कि ये देखिए जो हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका के इस पोर्शन का जो मतलब आकृति है या वहाँ की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, इस क्षेत्र के, वही ज्योग्राफिकल फीचर्स इस क्षेत्र के मिले, ठीक है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन का जो फीचर था वही अमेरिकन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन का फीचर था, ठीक है, पहला चीज ये मिला। उसके बाद क्या मिला कि ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका यहाँ का और यूरोप का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, वो भी उनको सेम सेम दिखा, इधर ग्रीनलैंड वगैरह भी सेम नजर आया, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका का इस क्षेत्र का जो फीचर्स है वो इंडिया के इस क्षेत्र के फीचर से मिला, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो भीमबेटका है ना, हिस्ट्री में आप लोग भीमबेटका पढ़े होंगे, कहाँ है बताइए, भारत के किस राज्य में है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका में जो है ना, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का नाम जानते हैं, शुतुरमुर्ग? यस सर। हाँ, तो उसका, हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रिच का जो है ना, उसका जीवाश्म मिला। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे या भारतीय जो साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि ऑस्ट्रिच के का जो बर्थ है ना, या ऑस्ट्रिच का जो फैमिलियर सिचुएशन है वो भारत में नहीं है, ठीक है। तो बाद में पता चला कि ऑस्ट्रिच आया कहाँ से, तो कहते हैं कि भारत का जो ये निचला भाग था, ठीक है, साउदर्न पार्ट, ये कहीं ना कहीं ये अफ्रीका से ही अलग होकर इधर आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब भारत जो है, भारत का निचला हिस्सा ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ होगा, उस समय यहाँ पे ऑस्ट्रिच का कुछ रहा होगा, ठीक है, जुड़ाव, इस वजह से उसका जीवाश्म जो है यहाँ भीमबेटका में मिलता है। यानी यही सब चीजें जो है अपने अल्फ्रेड वेगनर को मिली, ठीक है, ऐसी चीजें दिखी। तो वो क्या हुआ कि मीटिंग में, ठीक है, वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता था, उसमें आए और वो बताए कि उनके द्वारा एक नई रिसर्च की गई है, एक नया मान्यता पोस्टुलेट जारी किया गया है, और उसमें वो ऐसा कहते हैं कि दुनिया की जो जितनी भी प्लेट्स मतलब महासागर हैं, जितने भी, जैसे इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, वो कहते हैं कि जितने भी महादेश हैं वो एक समय में एक साथ हुआ करते थे, और समय के साथ साथ क्या हुआ है कि इनके बीच की दूरियां बढ़ती गई हैं और ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हो सकता है कि किसी समय काल में इतिहास में ये जो हमारा साउथ अमेरिका है ये इसी अफ्रीका में ही सटा रहा हो, जुड़ा रहा हो, ठीक है। अब देखिए कि इसके एविडेंस में वो क्या कहते हैं, आप गौर कीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है साउथ अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं अगर इसको ठीक से फिट करिएगा तो इस क्षेत्र में आके जुड़ जाएगा, है कि नहीं। ये भारत वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको ठीक से फिट करेंगे तो यहाँ पे आपको आके जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आप इस मेडागास्कर को गौर कीजिए, ये मेडागास्कर है यहाँ पे, ये इस तरीके से है, और यहाँ देखिए अफ्रीका भी इस तरीके से, यानी हो सकता है कि मेडागास्कर जो है ये इसी से टूटा हो। तो यही बातें जो है वो वहां आके कहते हैं उस मीटिंग में। फिर बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं इसके पीछे आप तर्क दें, ठीक है। वो तर्क क्या देते हैं समझिए, पहला तर्क देते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमने, या वैज्ञानिकों ने, जब यहाँ पे यानी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे और अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे जब मिलाते हैं वहां के जीवाश्म को, यानी वहां के जो पत्थर हैं, फॉसिल्स हैं, ठीक है, कोयला है, इस तरीके का समझ लीजिए कुछ कुछ चीज, उन सब का फीचर जो है ना वो सेम है, मतलब यहाँ का और यहाँ का जो है ज्योग्राफिकल फीचर सेम है। पहला तो ये बताते हैं। दूसरा कहते हैं कि जब हम इन चीजों का जिगसॉ फिट करेंगे, जिगसॉ मतलब क्या होता है, ये समझिए कि इस तरीके का कोई संरचना है और एक इस तरीके का कोई संरचना है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इधर और इधर जब धकेलेंगे, मिलाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा और दूसरा जो है वो इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। मतलब ऐसा फिट होगा कि दोनों के बीच जो है अंतर ही नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि दोनों कभी ना कभी एक ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसी को कहते हैं जिगसॉ फिट, यानी वो कहे कि ये आपस में जो है जिगसॉ फिट हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज ये हुआ। फिर तीसरा ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है प्लेसर डिपोजिट्स, प्लेसर डिपोजिट मतलब क्या होता है कि नदियों के द्वारा या यहाँ पे जो है कुछ निक्षेप लाए जाते हैं, इरोडेड मटेरियल्स लाए जाते हैं, वो यहाँ के भी सेम है और यहाँ के भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। यानी कहने का मतलब है कि ये फीचर्स जो सेम सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि इतिहास में कभी ना कभी ये सब एक साथ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने तरफ से ये परिकल्पना वो वैज्ञानिकों के मीटिंग में जारी कर देते हैं। फिर यहाँ जो है सामने वाले कुछ वैज्ञानिक सवाल करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कारण बताएं, है ना। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा जो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, वो विस्थापित हुआ, लेकिन विस्थापित होने के पीछे जो है क्या फोर्स क्या रहा होगा, मतलब वो क्या शक्तियां हैं जो इतने बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग कर रही हैं, एक दूसरे से दूर ले जा रही हैं, या एक दूसरे को कहीं ना कहीं पास ला रही हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पे आके जो है वैगनर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो क्या करते
देते हैं कि एक मनगढ़ंत प्रकार का, यानी कोई वैज्ञानिकता नहीं थी उनके जवाब में। वो कह देते हैं कि सूरज और चंद्रमा का जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण जो है ये सारे प्लैनेट जो है ना आपस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर दूसरा कारण कहते हैं कि समुद्र में जो टाइड्स उठता है, जो लहरें उठती हैं, वो लहरें जो है इन महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो बातें वो करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिकता के साथ प्रूफ नहीं हो पाता है, ठीक है। परंतु आप एक बात सोचिए कि ये कारण तो सही नहीं बता पाए कि ये क्यों इधर उधर घूमा, लेकिन शुरुआत में जो ये बात करते हैं कि ये 100 फीट हो जा रहा है, या इनका जो ठीक है, या फिर इनका जो फॉसिल्स है उसका एज सेम है, ठीक है, निक्षेप सेम है, तो इन सब चीजों का तो बाकी वैज्ञानिक जो है वो नकार नहीं सकते थे, ठीक है। तो आधी बातें इनकी मान ली गई, लेकिन उसके पीछे के कारण को नहीं बता पाए, तो ये बातें जो है फिर वैज्ञानिकों के समूह में फिर घूमने लग गई। उसके कारण क्या हुआ कि फिर वैज्ञानिक जो है इसके पीछे का कारण ढूंढने लगे कि इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर का अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत खत्म हुआ। आपसे पीटी में ये पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, और साइंटिस्ट का नाम क्या बताएंगे? अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, चलिए वेगनर हो गया। अच्छा, ये अब मेंस के पर्पस से अगर बात करें तो वेगनर जो है उनके द्वारा जो परिकल्पनाएं दी गई, तो उसके लिए वो क्या क्या प्रस्तुत करते हैं, साक्ष्य क्या देते हैं, बताइए कोई। टाइड के कारण और सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। नहीं, ये तो वो कारण बता रहे हैं ना कि ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो वैज्ञानिकों को जब बता रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह गया है, ठीक है, तो उसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे हैं कि क्योंकि उनकी बात सर सत्य इसका होती जो कोयला वगैरह जो यहाँ पे है ना उसका और यहाँ पे दोनों का एक ही है, जी का जो बिल्कुल, देखिए जिग्स हाँ बिल्कुल, जिग्सॉ फिट हो गया पहला, तो ठीक है। दूसरा क्या है कि एनिमल और प्लांट का फॉसिल्स मिले हैं वहां से, फॉसिल्स भी मिले हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो पूरा होता है, ठीक है। अब दूसरा समझिए कि जब अलग अलग वैज्ञानिक जो, देखिए इससे जुड़ा हुआ अगर आप पहले कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कुछ भी आपको अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। देखिए ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर 69th बीपीएससी का आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी उस क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन आप उसके ऑप्शंस को जब देखेंगे तो उसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक और सिद्धांत मिलता है। तो हो सकता है कि अभी आने वाले एग्जाम में बाकी सब सिद्धांतों से सवाल बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये सभी तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, उभर रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है शशिकला जी। ये पूछना है आपकी आवाज नहीं आ पा रही, किन्हीं को सुनाई दे रहा तो आप रिपीट कर दें इनके क्वेश्चन को। आवाज आ ही नहीं। अच्छा, आप लोगों तक नहीं आ रही है, तो हम लोग बाद में फिर ले लेंगे क्वेश्चन को। जी बोलिए शशिकला जी, बोलिए। हम ये पूछ रहे हैं कि है मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर जब आवाज आने लगेगी ना तब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग पहला सिद्धांत खत्म कर चुके हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे कि वो वैज्ञानिकों के बीच जो सवाल बंधने लग गया कि ये महादेश जो है, महाद्वीप जो है, वो एक दूसरे से दूर जा कैसे रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण की जब तलाश कर रहे थे तो उसमें से जो है आर्थर होम्स नाम के एक वैज्ञानिक है। नाम क्या है, नाम आप लोग रिपीट करें मेरे साथ। आर्थर होम्स, जी आर्थर होम्स है, और उनके द्वारा जो एक सिद्धांत दिया जाता है, और वो सिद्धांत क्या है, कन्वेक्शनल करंट सिद्धांत, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संवहन धारा सिद्धांत। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धांत है क्या, क्या कहता है। वेगनर का सिद्धांत आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि संवहन सिद्धांत क्या है। संवहन सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका आंतरिक जो संरचना है अंदरूनी रूप से, उसमें क्या है ना कि अंदर जो है यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा है मतलब जो भी चीजें हैं, पत्थर है, लोहा है, जो भी है, वो सब मोल्टेन अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। द्रवित अवस्था में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। इस वजह से ये सब क्या हो चुका है, पिघल गया है, ठीक है। और चूंकि सब जो पिघल गया है, तो आप गौर कीजिएगा कि जब पानी को भी आप लोग किसी पतीले में उबालते हैं, तो उबालने के क्रम में ये देखेंगे कि वो उसका बीच से जो है ना पानी, वो ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ फेंक रहा है कि नहीं, उबलता हुआ पानी। तो समझिए कि ये आर्थर होम्स जो है वो संवहन धारा सिद्धांत में यही कहते हैं कि अंदर जो मैग्मा है ना, वो कहीं ना कहीं उबल रहा है, और उबलने के क्रम में क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ से अगर इसका सोर्स है मैग्मा का इस जगह पे, तो ये उबल के इस तरीके से कभी इधर की तरफ जा रहा है, कभी उधर की तरफ जा रहा है, गौर कीजिए। फिर यहाँ से अगर कुछ धारा उठ रही है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से उठ रही है तो इधर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ
तरफ जा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा होगा, इस तरीके से इधर भी हो रहा होगा। यानी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है। यानी अंदर जो मैग्मा या मोल्टेन अवस्था में द्रव मौजूद है, वो जब उबल रहा है बहुत तेजी से, जब वो चल रहा है अंदर, तो क्या कर रहा है कि ऊपरी जो क्रस्ट है ना, ये ऊपरी जो सतह है पृथ्वी का, उसको भी अपने साथ क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देता है। ये जो जब ये सिद्धांत जब देते हैं आर्थर होम्स, तो यही सिद्धांत जो है वो वैगनर के सिद्धांत का जो कारण जो वो नहीं बता पाए थे, तो कारण जो है ये हमारा आर्थर होम्स बता देते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये दोनों सिद्धांत कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? वैगनर क्या बताते हैं कि महाद्वीप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहा है, पहला सिद्धांत ये खत्म हो गया। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये कारण बताने के क्रम में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है, बताइए क्या नाम है? होम्स। आर्थर होम्स। ठीक है, आर्थर और आर्थर होम्स क्या बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शनल करंट, संवहन चल रहा है। ठीक है, संवहन धारा चल रही है, वही धाराएं पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, हमारा दो जो है सिद्धांत खत्म हो चुका है। आप दोनों से वैज्ञानिक का नाम याद रखें और दोनों ने मूल रूप से मतलब मोटा मोटी तौर पर क्या कहा था ये समझें। ठीक है, हमको आशा करते हैं कि आप लोगों को हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या होता है कि ये डिजिटली जो है आप देख तो नहीं पा रहे हैं हमको। ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं आप सुन रहे हैं, या यहीं पे जो मैं थोड़ा फोटो बना पाता हूँ तो उसी से पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी जो है ना ये 3D सब्जेक्ट है। ठीक है, हर चीजें जो है ज्योग्राफी में आपको दिखती हैं, इसलिए पढ़ाने के क्रम में भी अगर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी सामने से, ठीक है, तो वो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। फिर भी लिमिटेड रिसोर्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि चीजों को समझें, है ना, आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर कहीं पे भी क्वेरी आए तो आप लोग वहीं पूछिए। अगर आपको वैगनर के सिद्धांत में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछिए, या फिर अगर आपको आर्थर होम्स यानी संवहन धारा सिद्धांत में भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आगे चलूंगा, इसके बाद के सिद्धांतों को बताऊंगा। आगे चला जाए। सर तो आर्थर का सिद्धांत मतलब सही था ये सही और गलत कि जो है मैग्मा ना, से देखिए दरअसल होता क्या है ये समझिए कि कोई एक सिद्धांत आता है। ठीक है, फिर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना स्कूल में, याद कीजिए स्कूल में केमिस्ट्री पढ़े थे, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे, आप लोगों को याद है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? ठीक है ना, तो डाल्टन के बाद फिर कौन आए थे? रदरफोर्ड आए थे, याद है? फिर रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे? फिर कोई आए थे, फिर नील बोर आए थे। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि डाल्टन को जहां तक पता था उस हिसाब से वो अपनी बातें बता के गए। तो जब डाल्टन अपनी कुछ बातें बताते हैं तो उसमें सब कुछ सही नहीं बताते हैं और सब कुछ गलत भी नहीं बताते हैं। तो आने वाले जो वैज्ञानिक होंगे वो डाल्टन के सिद्धांत से जो कुछ अच्छी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो कुछ भी खराब चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकती उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर रदरफोर्ड आते हैं, रदरफोर्ड कुछ बताते हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो आगे के वैज्ञानिक उसको लेते हैं, पालन करते हैं उन चीजों का, और जो वैज्ञानिकता साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाती उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सही है क्या गलत है उसको जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको जज करना भी नहीं चाहिए, हम लोग स्टूडेंट है ना। ठीक है, वो वैज्ञानिक थे, वो जो कह गए वो कह गए। ठीक है, हम लोग जो है एक से एक सिद्धांत, फिर अगला सिद्धांत, फिर अगला सिद्धांत, इस तरीके से देखते चलेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी में वर्तमान समय तक जो मान्यता, जो सबसे बेस्ट सिद्धांत है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं 1 2 3 अभी और 2 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, हम लोग लास्टली जो है प्लेट टेक्टोनिक्स तक जाएंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वर्तमान में जितनी भी सिद्धांत आई, ठीक है, उन सब में सबसे ज्यादा साइंटिफिक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स का। ठीक है, वो हमको सारी चीजों को बता देता है, मतलब आप जितना भी क्वेश्चन अराइज करेंगे वो सबका आंसर प्लेट टेक्टोनिक्स दे पाता है। ठीक है, जो कि पूर्व के जो वैज्ञानिक दिए हैं, चाहे अल्फ्रेड वेगनर दिए हैं या हैरी हेस दिए हैं या आर्थर होम्स दिए हैं, वो नहीं कर पाता है। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स समझेंगे, और प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि पहाड़ कैसे बना, ये पठार कैसे बना। ठीक है, ये जो द्वीप समूह है वो कैसे बना, ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सही गलत जो है वो धीरे धीरे ये पर्थ खुलता जाएगा। अभी हम लोग 2 सिद्धांत पढ़े हैं, तीसरा सिद्धांत का हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं महासागरीय अधस्थल के विस्तार का सिद्धांत। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? अभी हम लोग बात करेंगे इसमें होता क्या है ये समझिए। पहला सिद्धांत दूसरा खत्म हो गया, तीसरा चल रहे हैं। ये सिद्धांत दिया किनके द्वारा गया था, किसी को आइडिया है? हैरी हेस। बिल्कुल, हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। अब देखिए हैरी हेस कहते क्या है ये समझिए। वो कहते हैं कि ये मान के चलिए ये हमारा सी फ्लोर है। ठीक है, यानी ये समुद्र है। ठीक है, और समुद्र के अंदर ये कहते हैं, मतलब जब वो एक रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो वो गौर करते हैं कि समुद्र के अंदर जो है ना बहुत विभिन्न प्रकार की जो है अलग अलग अवसंरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अवसंरचनाएं क्या क्या है समझिए। पहले क्या पाया जाता है, तो आप लोग सुने होंगे कि महासागरीय ढाल पाया जाता है। ठीक है, जिसको ओशियनिक स्लोप कहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है मैदान पाया जाता है। ठीक है, फिर कहीं कहीं पर जो है सी माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, सी माउंटेन मतलब समुद्र के अंदर पहाड़ी। ठीक है, फिर कहीं कहीं पठार पाया जाता है,
फिर कहीं कहीं पे जो है कटक पाया जाता है, कटक, मिड ओशनिक रीच इंग्लिश में कहते हैं इसको। फिर कहीं कहीं जो है ये ट्रेंचेस पाए जाते हैं। ट्रेंच मतलब क्या होता है? महागड्ढा, ठीक है, महागड्ढा मतलब बहुत ज्यादा जो अंदर की तरफ धंसा हुआ चित्र रहेगा उसको महागड्ढ कहते हैं कि नहीं, महागड्ढा, ठीक है, ट्रेंचेस। जैसे आप लोग मैरियाना ट्रेंच का नाम सुने होंगे, है ना, आइडिया आप लोगों को मैरियाना ट्रेंच के बारे में? यस ये किस ओशन में है बताइए, किस देश के बगल में है? पैसिफिक ओशन Pacific Ocean बिल्कुल पैसिफिक ओशन में है और फिलीपींस के बगल में है, ठीक है। और ये इतना इसका गहराई है 11,1103, मतलब समझिए कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई इतनी है उससे भी कहीं ज्यादा गहरा जो है हमारा मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। इसीलिए ट्रेंच जो है वो बहुत गहरा होता है। कहने का मतलब है कि ये आप जो देख रहे होंगे, चाहे ये स्लोप है, चाहे ये समुद्र के अंदर का प्लेन है, मैदानी भाग है वो, चाहे उसके अंदर का जो पहाड़ है वो, या ये प्लेट्यूज है, या ये कटक है, या ये ट्रेंच है, ये सब बना कैसे, ठीक है। ये सवाल जो है अराइज हो गया, क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्थल पे, ये तो समुद्र के अंदर की बात हुई, ऊपर भी तो हमको पहाड़ दिखता है ना, ऊपर भी हमको पठार दिखता है, यहाँ मैदानी भाग दिखता है कि नहीं, ये सब चीजें ऊपर तो दिखती हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जाने पे जो है जितना चीज हमको ऊपर नहीं दिखता उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें नीचे नजर आती हैं, ठीक है। ये चीज जब हैरी हेस देखे तो वो नीचे की तरफ जो है समुद्र के नीचे रिसर्च स्टार्ट करते हैं, चीजों को खोजना स्टार्ट करते हैं, और खोजते खोजते उनको एक बात पता चलती है जो वो फिर साइंटिस्टों की जब मीटिंग होती है उसमें उसको रखते हैं। अब वो बात क्या रखते हैं वो समझिए, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि समुद्र के अंदर का जो स्थल है, ठीक है, समुद्र के अंदर का जो सरफेस है वो एक से मतलब एक और दूसरा जो है वो आपस में अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है, यानी ये भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आर्थर होम्स कहे थे, संवहन सिद्धांत जो दिए थे, जिसमें वो कहते हैं कि वो जितने भी प्लैनेट्स मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो दूर जा रही हैं, वही चीज जो है वो कौन बताते हैं, ये हैरी हेस भी बताते हैं, और कहते हैं कि कॉन्टिनेंट ही नहीं, समुद्र के अंदर का जो समुद्री प्लेट है यानी महासागर है वो भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। आप समझिए कि ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे का सपोर्टर हो गया, ठीक है। हैरी हेस क्या बोले कि समुद्र के अंदर का जो प्लेट है उसके अंदर का भी जो सरफेस है वो भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, और ये दूर जाने के क्रम में वो एग्जाम्पल क्या देते हैं वो समझिए। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्थल है समुद्र के नीचे का वो जब एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है, समझिए कि यहाँ से इस तरीके से दूर जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया। अब इस दूर जाने के क्रम में क्या होगा कि ये बीच से जो है ना टूट जाएगा, ये क्रैक आ जाएगा, ठीक है, क्रैक आ गया। अब क्रैक आने के कारण क्या हो रहा है कि नीचे जो यहाँ पे मैग्मा जमा है वो मैग्मा जो है इस क्रैक के बीच से क्या होगा, निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और निकलने के कारण क्या होगा कि ये नीचे से बहुत गर्म होके तो निकला है, लेकिन जैसे ही अर्थ सरफेस पे आएगा और समुद्री स्तर से बाहर निकलेगा, यहाँ जाके वो क्या होगा, जम जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके जम जाएगा, जम के हो जाएगा ठंडा, ठीक है। और ठंडा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक नए क्रस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। ये मैग्मा जब ठंडा होगा तो क्या करेगा, एक नए क्रस्ट का निर्माण करेगा, यही बोले हैरी हेस, ठीक है। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला सिद्धांत जो हमने वैगनर का पढ़ा था, वैगनर क्या बोलते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कारण वो नहीं बता पाए। कारण किसने बताया, कारण बताए आर्थर होम्स, ठीक है। और आर्थर होम्स के बाद एक साइंटिस्ट और आए, हैरी हेस, वो बोले कि सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, ठीक है, वो बोले कि सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको, तीन चीजें, तीन सिद्धांत। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आगे चलेंगे, ठीक है। ये तीन सिद्धांत हमने पढ़ा, वैगनर का के बारे में, फिर हम पढ़े आर्थर होम्स के बारे में, और फिर हम लोग सी शोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखे हैरी हेस का, ठीक है। अब इन सब सिद्धांतों के बाद जो है मेन सिद्धांत आया जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है ये दिया किनके द्वारा गया था, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए। हेनरी हेस के द्वारा दिया गया था जी के द्वारा। जी क्या बोल रहे हैं। व्याख्या को मॉर्गन किए हैं सर, हेनरी हेस के द्वारा दिया गया था और इसका व्याख्या मॉर्गन किए हैं। ओके, ठीक है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है क्या पहले वो समझिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत देने के लिए जब वैज्ञानिक आए, ठीक है, तो उनको जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा था चीजों के बारे में। सब कुछ क्या हो रहा था कि बहुत पेचीदा हो गया था, इससे पहले जितने भी सिद्धांत आए वो बहुत पेचीदा हो गए थे और सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में जो है आए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आया, ठीक है। और ये थ्योरी क्या कहता है वो समझिए। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहता है कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये समझिए कि मतलब ये जो पूरा आपको एक गोल सा आकृति दिख रहा है वो दरअसल ऐसा नहीं है। वो बोले कि ये छोटे छोटे प्लेट्स में विभाजित है, ठीक है। प्लेट्स में विभाजित है कहने का मतलब क्या है कि ऐसा 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 फिर ऐसा फिर ऐसा, इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स पे विभाजित है, ठीक है। इस तरह समझिए कि हमारे घर में वो चौकी लगा हुआ रहता है ना,
जो लकड़ी का हम लोग देखते हैं चौकी जो रहता है, तो वो समझिए कि वो पूरा चौकी एक ही लकड़ी का तो नहीं बना रहता है ना, वो क्या होता है कि एक बेस रहता है इस तरीके का, और इस बेस पे पहले इतना कोई चौकी, फिर थोड़ा लंबा, फिर इस तरीके से ऐसे फिर ऐसे, तो अलग अलग छोटे छोटे फट्टों से बनाकर जोड़ के एक चौकी बनाया जाता है। ठीक है, यही सेम चीज जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में है। ठीक है, बोले कि जो हमारा पृथ्वी नजर आता है वो दरअसल पूरा नहीं है, वो छोटे छोटे प्लेट से मिलकर बना है। ठीक है, और वो प्लेट है क्या, वो प्लेट जो है वो बड़ा बड़ा जो है समझिए कि बड़ा बड़ा क्षेत्र का जो है पत्थरों का बना हुआ कह सकते हैं कि, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, और ये जो है प्लेट वो तैर रहा है। ठीक है, और तैर किस पे रहा है, तो उसका नाम दिए, वो कहे कि एक सेमी मोल्टेन अवस्था का एक क्षेत्र है जिसका नाम वो दिए स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए ये प्लेट जो है किस पे तैर रहा है, तो आप कहेंगे स्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है। ठीक है, स्थेनोस्फीयर है क्या, तो सेमी मोल्टेन अवस्था में मौजूद जो है एक लेयर है पृथ्वी के अंदर, और उसी पर जो है ना ये सारा प्लेट जो है आपस में तैर रहा है। और यही तैरने के क्रम में कई बार क्या होता है कि ये कभी इधर की तरफ जाता है, 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 यानी वो कभी एक दूसरे से टकरा जाता है, कहीं एक दूसरे के दूर चला जाता है, कभी एक दूसरे के आसपास से बगल से निकल जाता है। ये 3-4 चीजें जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में बताए वो। पहला क्या बोले कि पृथ्वी जो है सामुच्य रूप से एक नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे प्लेट्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये प्लेट जो है वो अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं, उसका कारण वही जो है आर्थर होम्स के द्वारा संवहन सिद्धांत था, कन्वेक्शनल करंट, वही थ्योरी देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार का प्लेट जो है प्लेट टेक्टोनिक्स में आता है। पहला होता है कन्वर्जिंग प्लेट। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट मतलब क्या कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, ये समझिए एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहा है। दूसरा प्लेट का नाम दिए वो डाइवर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग प्लेट क्या होता है, एक तरफ जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक प्लेट जो है दूसरी तरफ चला जाएगा और एक प्लेट जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और तीसरा प्लेट जो है उसका नाम दिए वो ट्रांसवर्स प्लेट। ठीक है, इस प्लेट में क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ से, यानी क्या होगा कि आपस में एक दूसरे के ठीक बगल से निकल जाएगा। ठीक है, टकराते हुए, सटते हुए, या हो सकता है बिना टकराए भी निकल जाए। ठीक है, तो ये सब जो है सिद्धांत में 3 प्रकार का प्लेट का नाम दिए, कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट और ट्रांसवर्स प्लेट। अब देखिए यही 3 प्लेट जो है, 3 कंडीशन जो बन रहा है, यही 3 कंडीशन जो है हमारे अलग अलग जो पृथ्वी के ऊपर आपको पहाड़, पठार, ये सब जो दिखता है, यही 3 प्लेट के कारण जो है बना हुआ नजर आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। अब पहला प्लेट ये कन्वर्जिंग प्लेट ले लीजिए। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, समझिए कि इस प्लेट के साथ क्या होता है, 2 प्लेट है बड़ा बड़ा, वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहा है। एक समय होगा जब दोनों आपस में आकर टकरा जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, अगला स्टेप लेते हैं, यहाँ आया और यहाँ आया, दोनों आपस में पहले तो क्या हो रहा है कि टकरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं टकराहट हुई है। अब सोचिए कि दोनों आपस में पावरफुल है, तो इन दोनों के साथ होगा क्या, 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहला क्या होगा कि जो हल्का होगा, ठीक है, जो हल्का होगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। हल्का वाला क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जो भारी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से होगा। ये समझिए कि अगर ये हल्का वाला प्लेट है तो ये क्या होगा, इस तरीके से उठ जाएगा, और जो भारी वाला है वो इस तरीके से नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये इस तरीके का कोई आकृति बनाएगा। तो जो भाग हमको उठा हुआ नजर आता है, यही दरअसल हमको पहाड़ के रूप में दिखता है। ठीक है, यही हमको क्या दिखता है, यही हमको पहाड़ दिखता है। और ये पहाड़ का निर्माण जो है चूंकि 2 प्लेट के टकराने से हुई है, और उसमें से एक प्लेट जो है वो फोल्ड हो गया है, मुड़ गया है, इसीलिए इसका नाम फोल्डेड माउंटेन होगा। ठीक है, मुड़दार पर्वत होगा। ठीक है, अब आपसे हो सकता है पूछ दे कि जो फोल्डेड माउंटेन है, मुड़दार पर्वत है, वो किस प्रकार के प्लेट बाउंड्री के मूवमेंट्स होता है, तो आप कहेंगे कि जब 2 प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हैं, आपस में मिलती हैं, मिल रही हैं, दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो दोनों के टकराने के कारण जो है हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, पहला प्रकार आप समझ गए, फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे हो रहा है, 2 प्लेट्स के टकराने के कारण हो रहा है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत भी है, माउंटेन वाले टॉपिक पे धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं आप। ठीक है, आगे चले। ओके, अब दूसरा देखते हैं ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, आप समझिए कि 2 प्लेट जो है आपस में अब दूर जा रहा है, इस तरीके से, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। मतलब क्या है, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। कभी ना कभी समझिए कि ये दोनों आपस में सटा हुआ था, इस तरीके से था, दोनों सटा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो इस क्रम में क्या होगा कि ये प्लेट कभी यहाँ चला जाएगा और ये प्लेट कभी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या इस क्रम में कि कोई व्यक्ति अगर इस क्षेत्र से, यहाँ निचले क्षेत्र से देखेगा, तो ये भाग भी नीचे मतलब उठा हुआ दिखेगा और ये भाग भी उठा हुआ दिखेगा, यानी इसको जो है ये दोनों क्षेत्र जो है उठा हुआ दिखेगा। ये ब्लॉक जो है थोड़ा ऊंचा नजर आएगा, इसको ही जो है ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इसका आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक तो ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है,
मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और बीच वाला हिस्सा जो है वो वहीं का वहीं रह गया, ये थोड़ा नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, यानी दो क्षेत्र नीचे धस गया है और एक नीचे नहीं धस पाया, वो अपनी जगह पे साकित है, वहीं रह गया है। इस कारण से ये इधर से और इधर से कैसा पहाड़ जैसा दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। यानी एक क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर ही खड़ा रह गया और बाकी दो क्षेत्र जो है नीचे की ओर धस गया है, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। ये हमारा दो प्रकार का माउंटेन जो है होता है। पहला होता है, कौन सा होता है बताइए आप लोग? जो दो प्लेट के मिलने से बनता है, दो प्लेट के कन्वर्ज करने से बनता है, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और मुर्दार पर्वत। और एक माउंटेन जो है वो दो प्लेट्स के दूर जाने से होता है, इस प्लेट को हम लोग कौन सा माउंटेन कहते हैं? ब्लॉक को कहते हैं, इसको ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन जो है इसको एक्चुअल माउंटेन नहीं कहते हैं। एक्चुअल माउंटेन इसका एक और नाम है, फोल्ड माउंटेन का ही एक और नाम है, इसको कहते हैं एक्चुअल माउंटेन। मतलब ये दरअसल ऊपर उठ के बना है, ठीक है। दरअसल क्या हुआ है, ऊपर उठ गया था, इस वजह से माउंटेन का निर्माण हुआ है। लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन है ना, ये एक्चुअल माउंटेन है नहीं, ये इसमें कुछ उठा नहीं है, बल्कि क्या हुआ है कि जो स्पेस जो है, दो चीज वो नीचे धस गया था, इस वजह से तीसरा जो पोर्शन है ना वो उठा हुआ नजर आता है, पहाड़ जैसा नजर आता है, ठीक है। ये दो प्रकार का माउंटेन हम लोग समझे, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरे प्रकार का माउंटेन भी वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है, इसको कहते हैं रेसिडुअरी माउंटेन। रेसिडुअरी माउंटेन को हिंदी में कहते हैं, मतलब जो बचा हुआ माउंटेन होता है ना, जो बच गया है, ठीक है, जो बहुत पुराने काल में कोई माउंटेन बना है और वो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, उसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको ही कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। जैसे हमारा आरावली है गुजरात में, सॉरी राजस्थान में जो मौजूद है, वो माउंटेन जो है, मतलब वो ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्ड माउंटेन है, ये पता ही नहीं चला। वो इतना साल पुराना हो चुका है, तो वो जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका इरोजन हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो उस वैसे माउंटेन को हम लोग रेसिडुअरी माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अब आपसे हो सकता है पूछ दे कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, एक्चुअली होते हैं दो प्रकार के, लेकिन तीसरा प्रकार भी होता है रेसिडुअरी, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्टों को पता ही नहीं है कि माउंटेन जो है वो शुरुआत में था कैसा। एक हो गया आपको फोल्ड माउंटेन, एक हो गया ब्लॉक माउंटेन और एक हो गया रेसिडुअरी माउंटेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवाइज करते हैं चीजों को। आप ये बताइए फोल्ड माउंटेन कैसे बना? क्या कैसे बना मैम? रेसिक्योरी माउंटेन, रेसिडुअरी, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, रेसिडुअरी माउंटेन वैसे माउंटेन्स होते हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल पाता है कि वो दरअसल फोल्ड माउंटेन थे कि ब्लॉक माउंटेन थे, ठीक है। मतलब वैसा माउंटेन जो बहुत पुराना है, ठीक है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे आरावली है ना, आरावली, उसके बारे में लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं कि ये दरअसल किस प्रकार का माउंटेन था, मतलब वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद था। तो अब क्या हो रहा है कि आरावली जो है राजस्थान के पास है, वो क्या हो रहा है, उसका घर्षण हुआ है, वेदरिंग हुआ है, ठीक है, कटाव छटाव हुआ है, उसके कारण वो क्या हुआ है, एक समय वो काफी ऊंचा रहा होगा, लेकिन अब वर्तमान में ना वो बिल्कुल हल्का सा ही ऊंचा रह गया, मतलब बिल्कुल छोटा हो गया है। तो वैसा माउंटेन जो बचा खुचा है ना, उसको रेसिडुअरी कहते हैं, ठीक है। रेसिडुअल जानते होंगे ना, रेसिडुअल मतलब जो बच जाता है ना, उसको रेसिडुअल कहते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार का माउंटेन है, ठीक है, समझ में आया कि आपको ये सब? ठीक है। फिर फोल्ड माउंटेन के बारे में बताइए कि फोल्ड माउंटेन बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, किस प्रकार का प्लेट होना चाहिए? कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आते हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जब आपस में पास आएगा तो जो हल्का वाला है वो उठ जाएगा और जो भारी वाला है वो नीचे चला जाएगा, समझ में आया? और जो उठा हुआ भाग है, यही हमको क्या नजर आएगा, उठा हुआ भाग जो है हमको पहाड़, फोल्ड माउंटेन नजर आएगा, ठीक है। और एक चीज और समझिए, ये मतलब बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे वैसे भी, बट अभी सुनने के लिए समझ लीजिए कि जो उठ गया भाग ये तो हमको फोल्ड माउंटेन दिख गया, ठीक है, ये मान के फोल्ड माउंटेन है। और जो भाग नीचे चला गया, नीचे, ठीक है, ये नीचे जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? जो नीचे चला जाता है ना, यही ट्रेंच हो जाता है। ट्रेंच के बारे में हम लोग बात किए थे ना, मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में पढ़े थे, ठीक है, वो शायद मिट गया है। वो ट्रेंच जो है, ट्रेंच भी कहाँ बनता है, जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज करता है तो वहीं पर चांसेस होते हैं आपको ट्रेंच भी मिलने के, ठीक है। तो जहाँ पे फोल्ड माउंटेन मिलेगा वहीं पे क्या मिलेगा, ट्रेंचेस। जब हम लोग वर्ल्ड मैप में इन चीजों को ढूंढेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वहीं पे आपको फोल्ड माउंटेन भी नजर आ रहा है और वहीं पर आपको ट्रेंचेस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताइए, ब्लॉक माउंटेन कहाँ पे बना हुआ मिलेगा, किस प्रकार के प्लेट बाउंड्री के पास? डाइवर्जेंट माउंटेन, यानी एक दूसरे से जब दूर कभी जाएगा कोई प्लेट, वहां पे क्या होगा, कोई भाग जो है ऊपर खड़ा ही रह जाएगा, तो निचले भाग से देखने पर वो पार्ट जो है आपको माउंटेन जैसा दिखेगा, उसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। रेसिडुअरी माउंटेन वैसे माउंटेन्स होते हैं जो कभी ऐसा लगता है कि बच गए हैं, है ना, उसका पता ही नहीं लगा है, बहुत पुराने माउंटेन है, पता ही नहीं लग पाया कि फोल्ड है कि ब्लॉक है, बस ऐसा लगा कि बचा कुचा कोई माउंटेन है, उसको रेसिडुअली माउंटेन के कैटेगरी में रखते हैं। भारत में आरावली हो गया, ठीक है, अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा माउंटेन का एक पार्ट है। हम लोग क्या क्या पढ़े उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है मेरे साथ आप लोग। और दोनों का बिल्कुल, फोल्ड माउंटेन जो है इसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप हिमालय जो है इसका, मतलब दुनिया का जितना भी ऊंचा माउंटेन है, जितना भी ऊंचा माउंटेन आपको नाम पता है, ठीक है, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, ये सब फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन वैसा माउंटेन होता है जो बहुत ऊंचाई पर नहीं है, एटलस हो गया, ठीक है, ये आपको यूरोप में मिलेगा, ठीक है। इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप छोटा छोटा चीज हमको बता दीजिए, कुछ चीज आप लोगों से पूछेंगे,
ठीक है। देखिए हमको भी पता है कि टैब पे बताने में 2 डायमेंशन, जबकि आप हमको देख भी नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं देख पा रहे हैं, तो सब कुछ तो आपको नहीं समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। बहुत चीजें मैं भी नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे आप बार-बार क्वेश्चन पूछ के हो सके या बार-बार मेरे से बता के हो सके, अपने इन प्रॉब्लम को दूर करेंगे ना, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ज्योग्राफी में, ठीक है। समझिए, पहला हम लोग सिद्धांत क्या पढ़े थे, याद कीजिए, क्या नाम था उसका? थ्योरी जी, क्या बोल रही हैं? हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, ठीक है। ये किनके द्वारा दिया गया था? वैगनर के द्वारा। ठीक है, ठीक है। और वैगनर के बाद हमने पढ़ा था संवहन सिद्धांत, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट, वो किनके द्वारा दिया गया था? आर्थर होम। फिर हम लोग पढ़े थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी समुद्र का जो तल है उसका भी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। उस थ्योरी को क्या कहते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था? हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस के द्वारा गया था। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। अब बताइए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, मॉर्गन ने उसका फिर आगे चीजें बताई। अच्छा, उसके बाद हमने शुरुआत में पढ़ा था एक बड़े से प्लैनेट के बारे में, ठीक है, जो पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में छोटा सा क्षेत्र था जो आपस में जुड़ा हुआ था, इसको महाद्वीप कहा गया था ना, महाद्वीप। इसका नाम क्या था? पेंजिया। और पेंजिया को घेरे हुए जो पानी था, इसको क्या कहते थे? पैंथेलासा। और पेंजिया में जब दरार आया, टूटा जब पेंजिया, 2 भागों में बटा, तो इसके बीच में जो पानी आया वो सागर का रूप बना। इस सागर को क्या कहते हैं? क्षीर सागर, ठीक है। ये सब जो हम लोग बेसिक चीजें देखे थे। अब मैं फिर से अपने नोट्स पे चलता हूँ, ठीक है, जो अपना ज्योग्राफी का नोट्स है। अब जो है ना, यहाँ से हम रीडिंग भी लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। हम लोग जो है माउंटेन ऑफ इंडिया को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए क्या है ये स्थल मंडल का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, जिसका ऊपरी भाग पिरामिड की तरह होता है, ठीक है, और उस पर चोटी पाई जाती है, इसको पहाड़ कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके का कोई संरचना होगा जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और ऊंचाई ज्यादा होने के साथ साथ वहां पे एक चोटी होगी, यानी एक शिखर होगा, एक ऐसा नुकीला भाग होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारा दुनिया में ऐसा क्षेत्र भी है जो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना चोटी नहीं निकला हुआ है, ठीक है, वो इस तरीके से है, टेबल टॉप टाइप में। तो जो इस तरीके की आकृति होगा ना, इसको पहाड़ नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा समझिए कि कोई आकृति है जिसपे चोटी तो है लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, तो इसको भी पहाड़, इसको भी माउंटेन नहीं कहेंगे, इसको फिर क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे, ठीक है। तो पहाड़ होने के लिए क्या चीजें हैं? एक तो उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए और उसकी पीक होनी चाहिए, उसकी चोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ। अब पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, जिसको हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है। अब हम लोग उसको रिवाइज करते हैं कि पर्वतों का निर्माण जो है फोल्डिंग माउंटेन पर, एक प्रकार उसका फोल्डिंग माउंटेन होता है, ठीक है, मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात किए थे। ये पर्वत बनता कैसे है? तो 2 प्लेट्स के आपस में टकराने से बनता है। उसमें से जो हल्का प्लेट होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो निचला प्लेट है वो नीचे चला जाता है। इसी से जो है हमारा फोल्डिंग माउंटेन बनता है, ठीक है। फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण देखिए, तो पहला पर्वत है हिमालय। हिमालय किस महादेश में उपस्थित है बताइए आप लोग? एशिया में है। ओके, एशिया में है, ठीक है। और ये दो प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। तो वो 2 प्लेट कौन कौन सा है ये समझिए। एक है यूरेशियन प्लेट और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 2 प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब इस नोट्स से जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना, ये हमारे पीटी में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और वो समझने वाला पार्ट जो था वो हमारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए ज्यादा जरूरी था। एक बार वो समझने वाला पोर्शन अगर आइडिया लग गया ना, तो ये सारी फैक्ट्स याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे आप खुद ही सोचिए कि अभी हिमालय जो है हमारा मुर्दार पर्वत यानी हमारा फोल्डेड पर्वत है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि फोल्डेड पर्वत जो होगा वो हमेशा 2 प्लेट्स के टकराने से बना होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन राइज हो जाता है हिमालय किन 2 प्लेट्स के टकराने से बना है? तो सिंपल आंसर क्या है? एक तो यूरेशियन प्लेट टकराया और दूसरा टकराया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद ये फैक्ट याद कर लेंगे कि सबसे ऊंचा इसका पीक कौन सा है? तो इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दूसरा पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचाई पे कौन सा है? K2। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? अन्नपूर्णा है कि कंचनजंगा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा याद रखिएगा। ओके, फिर देखिए एंडीज पर्वत। देखिए एंडीज बताइए किस महादेश में उपस्थित है? उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल, ये साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत यही है, ठीक है। हिमालय जो अभी हम लोग देखें, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये एंडीज है। ये समझिए कि साउथ अफ्रीका के 7 देशों से होकर मतलब गुजरता है, ठीक है। कुल मिलाकर 7 देश इसमें अवस्थित है जहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है। और ये फिर देखिए किस प्रकार का माउंटेन है? तो ये फोल्ड माउंटेन है। जरूर 2 प्लेट के टकराने से बना होगा। तो उसमें से एक प्लेट है अमेरिकन प्लेट और दूसरा प्लेट है नजका प्लेट। इन 2 प्लेट्स के टकराने से हमारा एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ का बात करें तो कौन सा है बताइए? कौन सा है? ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल की अगर जहां तक बात की जाए, ठीक है,
कोल्ड माउंटेन की, तो उसमें आप एक हिमालय देख चुके थे, साउथ अमेरिका में एंडीज बात कर चुके थे, रॉकी नॉर्थ अमेरिका का है, और इटली में अल्प्स है, ठीक है, अल्प्स, तो ये यूरोप का हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन भ्रंश घाटी के बारे में बात करेंगे, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बीच का हिस्सा धंस जाता है या बीच का हिस्सा खड़ा रहता है और बाकी दो धंस जाता है, तो ये हमको ब्लॉक जैसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत जिसका निर्माण प्लेटों के दूर हटने से हुआ है, यानी दो प्लेट आपस में दूर चला गया तो एक हिस्सा खड़ा रह गया, इसी से हमारा जो है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण देख लीजिए, तो सेरा नेवेदा जो है इसका उदाहरण है, ये कहाँ पे है सेरा नेवेदा, ये यूएसए में है, ठीक है। जब हम लोग इस ये ज्योग्राफी जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जब हम लोग मैप सेक्शन देखेंगे तो उसमें जब हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसमें सारा पर्वत वगैरह आपको वहीं पर बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है, वहीं याद भी हो जाएगा आप लोगों को, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। सेरा निवेदा है कहाँ, यूएसए में है। फिर सतपुरा पहाड़ी जो है, सतपुरा जानते होंगे भारत में है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत है, ये भी भारत में है। इन दोनों के बीच से एक नदी बहती है, उसका नाम बताइए। सतपुरा और नर्मदा के बीच से नर्मदा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सतपुरा और विंध्याचल में नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा, मतलब उत्तर की तरफ कौन सा है, दक्षिण की तरफ कौन सा है? विंध्याचल नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। और सतपुरा जो है साउथ की तरफ है, और सतपुरा के जस्ट नीचे जो है हमारी तापी नदी बहती है, ठीक है, ताप्ती। ओके, अब देखिए अपशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअरी माउंटेन्स की बात हम किए थे, वैसा पर्वत जो बच जाता है, ठीक है, इसको मैं रीड कर देता हूँ कि जब एक मुख्य पर्वत का अपर्दन, क्षरण या घिसना, ठीक है, ये हो जाता है मौसमी घटनाओं के कारण, चाहे वर्षा से हो, हवा से हो, जीव जंतुओं से हो, ठीक है, हो जाता है, इसी कारण से जो है मेन पर्वत वो धीरे धीरे अवशिष्ट पर्वत में बदल जाते हैं, बच जाता है तक। उदाहरण देख लीजिए, आरावली, आरावली है कहाँ, तो भारत में है, राजस्थान में है, ठीक है। मथुरा में गोवर्धन पर्वत वगैरह सुने होंगे, ठीक है। दुनिया में अगर ऑल वर्ल्ड में बात करें तो अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। ये हमारा 3 प्रकार का माउंटेन हो गया। उसके बाद हिमालय, देखिए हिमालय के बारे में आप डिटेल में बात करते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय एक मुर्दार पर्वत है, मतलब क्या, एक फोल्डेड माउंटेन, 2 प्लेट के टकराने से बना है। कौन कौन सा प्लेट था अभी बताइए, अभी हम लोग पढ़े थे। यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, बिल्कुल, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बना था। ये विश्व का सबसे नया और सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए सबसे ऊंचा पर्वत है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये सबसे नया है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में जो आरावली है ना, वो हमारे हिमालय से भी कई गुना बड़ा था, 2-3 गुना बड़ा था, लेकिन चूंकि वो इतना पुराना पर्वत है कि वो धीरे धीरे समय के साथ ऊपर से घिसता चला गया है, ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, इसकी ऊंचाई कम हो गई है। उसी तरीके से हमारा जो हिमालय है वो वर्तमान में कुछ ही साल पहले बना है ना, हो सकता है, मतलब जितने भी वर्तमान में पहाड़ बने उसमें सबसे नया पहाड़ कौन सा है, हिमालय है। हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे इसका भी घर्षण हो, धीरे धीरे इसका भी निक्षेपण हो, क्षरण हो, और ये होते होते क्या होगा, इसकी ऊंचाई भी कम हो जाएगी। ओके, विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो आप लोगों को पता है, ये नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की आकृति कैसी है, तो धनुषाकार है। धनुषाकार मतलब इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा। हिमालय की आकृति कैसी है, धनुषाकार है। और कहां से कहां तक है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में वहां पे एक पहाड़ पाया जाता है, ठीक है, कहते हैं नामचा वारबा, इधर हो गया। और इधर कौन सा पहाड़ है, नॉर्थ में नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा वारबा तक जो है हिमालय का फैलाव है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए हिमालय के भाग। अब यहाँ से हिमालय और पहाड़ जो है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से जरूरी है, वो शुरू हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, फिर पहाड़ खत्म हो जाएगा, आज का क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए हिमालय के भाग क्या है। सबसे पहला है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय इसको कहते हैं। यह है क्या, यह हिमालय का सबसे मुख्य और सबसे ऊंचा भाग है। यह नंगा पर्वत से नामचा वारबा तक फैला हुआ है, ठीक है। और समझिए कि हिमालय जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला जो भाग है, सबसे ऊपर, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है। बीच वाला भाग जो है, जो इससे थोड़ा कम हाइट में होगा, इसको क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे जो है, इसको क्या कहते हैं, लोअर हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है। अब इसी को जो है क्षेत्रीय नाम से जानते हैं। जो लोअर हिमालय है ना, इसको ही हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं, शिवालिक। मिडिल हिमाचल है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, हिमाद्री, हिमालय। और ग्रेटर हिमालय है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको सिर्फ हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, ये 3 हिमालय का रेंज हो गया, ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ सजाने के लिए बोला जाए तो ये 3 आप नाम याद रखेंगे। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, ठीक है, बीच में मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक या लोअर हिमालय। इन तीनों के अलावा एक और हिमालय है जिसका आप बुक वगैरह में चर्चा सुनेंगे, और इसका नाम है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी पढ़े होंगे कि हिमालय का निर्माण जो है, सब एकदम सबसे नया पर्वत कौन सा, हिमालय। लेकिन ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है ना, ये हिमालय के निर्माण से पहले ही बन चुका था, इसलिए इसको हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहला, अब फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। ये 4 श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ये अलग से हो जाता है, और इसका नाम है ट्रांस हिमालय। यहाँ से हिमालय शुरू होता है, इसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसको मिडिल हिमालय कहते हैं, और इसको लोअर हिमालय। ये ट्रांस हिमालय, ये हिमालय, ये हिमाचल, सॉरी क्या, हिमाद्री, और ये शिवालिक, ये 3 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से रीडिंग लगाते हैं। महान हिमालय के बारे में देखिए हम लोग, ये सबसे ऊंचा भाग है और इसका फैलाव कहाँ से है, तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है, ठीक है। ग्रेट, मध्य और शिवालिक, ये 3 भाग होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको स्किप करते हैं, मध्य हिमालय पर आइए। मध्य हिमालय में क्या कहता है कि मध्य हिमालय के पश्चिम तथा समानांतर है और पतला तथा लंबा है। मतलब क्या है कि मध्य हिमालय जो है ना, ये महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है उसके समानांतर है, यानी पैरेलल चलता आ रहा है, ठीक है। और इसका फैलाव जो है ये भी बहुत दूर तक है। अगला देखिए, इसमें कुछ अलग अलग छोटी छोटी जो है ना रेंजेस हैं। जैसे पीर पंजाल रेंज का नाम सुने होंगे। पीर पंजाल रेंज का किस राज्य में पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। दौलाधर कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। नाग टिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और इसी में जो मिडिल हिमालय है उसी में आपको महाभारत श्रेणी मिलता है। महाभारत श्रेणी भारत में नहीं है, ये नेपाल में, ठीक है, ओके। अगला देखिए शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का सबसे निचला भाग है, ओके, ये समझिए। इसमें पोटवार बेसिन का चर्चा मिलता है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ शिवालिक के कुछ अगर हिल्स की बात करें तो आपको डफला, मीरी, अभोर ये सब नाम मिलता है। ये सब नाम जो है ना, अभी बस आप रीडिंग मारिए, इन सबको याद कराना है ना, इसको आप ये मैप जो आपको मिल जाएगा इससे आपको सब याद हो जाएगा। बस यहाँ जो आप रीडिंग समझिए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। शिवालिक है क्या, सबसे निचला भाग है, ठीक है, और इसका फैलाव जो है ये भी जो है पोटवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश तक है। पोटवार बेसिन कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद नेपाल में जो है मध्य हिमालय का भाग था उसको महाभारत श्रेणी कहते थे, और शिवालिक का भाग जो नेपाल में है उसको चूड़िया मुड़िया कहते हैं, ठीक है, ओके। उसका देखिए घाटी क्या होता है, तो घाटी जो है 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ी, ठीक है, या 2 रेंजेज, उसके बीच का जो हिस्सा है जो निचला भाग, इसी निचले भाग को हम वैलीज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, ओके। और कुछ पॉपुलर घाटी हैं, ठीक है, जैसे घाटियों को पूर्व में दून कहते हैं, दून जैसे देहरादून, ठीक है, और इसको वेस्ट में पश्चिम में द्वार कहते हैं, हरिद्वार, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है ट्रांस हिमालय के बारे में बात की गई है। इसके बारे में आप लोग पहले जानते हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय के अंतर में स्थित है, उसके ऊपर उत्तर में स्थित है, सॉरी, हिमालय के उत्तर में स्थित है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय में तीन रेंजेज आते हैं। कौन कौन सा आता है बताइए? सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ओके। तो काराकोरम जो है, काराकोरम इसकी हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची पीक, उसको K2 नाम दिया गया है, काराकोरम 2, ठीक है। इसको ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम 2 ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो है, अच्छा ये देखिए K2 में ही, काराकोरम में ही ये सियाचिन ग्लेशियर भी है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। नुब्रा घाटी आप लोगों को याद आ रहा है क्या? हम लोग लास्ट क्लास में इसका जिक्र किए थे, नुब्रा घाटी का। नुब्रा घाटी से ही नुब्रा नदी भी निकलती थी, ठीक है। तो सियाचिन, नुब्रा घाटी ये सब यही काराकोरम में है। अब देखिए लद्दाख में आइए, ये काराकोरम के दक्षिण में, यानी यहाँ अगर काराकोरम है तो उसके दक्षिण में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो राकापोसी, और राकापोसी भी जो है वो भी पीओके में ही है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही है। उसका जस्कर श्रेणी की बात करें तो जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी जो है, जस्कर जो है वो समझिए कि वो काराकोरम, लद्दाख और उसके नीचे, यानी जस्कर इसके नीचे है, ठीक है। जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कामेन, ठीक है, माउंट कामेन, ये उत्तराखंड में है, ओके। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित है वो नंदा देवी है। देखिए पहले दिन जो है हम लोग इसका बात किए थे, आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? नंदा देवी नहीं, गलत हो गया, समझिए इस चीज को। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब सोचिए क्या आप पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं? ऑब्वियसली भारत सरकार तो मानती है, तो जब जैसे ही भारत का हिस्सा मानेंगे तो आप K2 कह देंगे कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, K2 है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है, तो जैसे ही अवस्थित बोल देता है ना, तो यहाँ पे कंचनजंगा इसका आंसर हो जाता है। क्यों होता है कंचनजंगा आंसर, ये समझिए कि कंचनजंगा जो है पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम है और पूर्ण रूप से कहाँ है, भारत में। लेकिन दिक्कत इसमें भी क्या है कि इसका जो पहाड़ का एक साइड है ये पूरा भारत में आता है इतना दूर, लेकिन ये छोटा हिस्सा है ना ये नेपाल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई बार जो है वैज्ञानिक और जो ज्योग्राफर्स हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का वैसा चोटी जो पूर्ण रूप से भारत में है और सबसे ऊंचा है, तो इसमें जो है ना तब जाके ये नंदा देवी हो जाता है, ठीक। अभी आप गौर करेंगे जो टीचर वाला एग्जाम हुआ है TRE 3, उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो कि अभी कंफ्यूजन से गुजर रहा है कि नहीं, आप लोगों को आइडिया होगा। तो ये हम लोगों को ना हो इसलिए इन चीजों का अभी डिस्कस कर लेना अच्छा है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, K2 होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है वो कंचनजंगा, और कह दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में अवस्थित है तो वो क्या हो जाएगी, नंदा देवी। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को?
चलिए अब यहाँ से जो है ना ये हम लोगों का मैप जैसे ही पढ़ेंगे अपना सारा खत्म हो जाएगा घंटे। ये मैप जो है मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है, सर को बोल भी दिया जाएगा, ये मैप आपको दे देंगे। पहले ये मैप को समझिए कि इसमें क्या, जो चीज हम लोग ऊपर पढ़े ना, जो रीडिंग मारे हैं वो सब कुछ इस मैप में ही है, ठीक है। मतलब समझिए कि मैप उन चीजों का सारांश है। क्या क्या पढ़िए समझिए। हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? 3 है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ठीक है। देखिए जस्कर मिल गया, 3 चीज पढ़े थे, तीनों मिल गया। सर पीर पंजाल इसमें नहीं आता है ट्रांस हिमालय में? जी नहीं, पीर पंजाल जो है ना वो ग्रेटर मिडिल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि कश्मीर में ही आप जब कश्मीर के पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं ना तो आपको वहां पे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल ये तीनों मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ओके। ये हमारा ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। अच्छा यहाँ देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू दिया गया है, है ना। उसका लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, यही सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके चलिए अब आते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, ठीक है, यहाँ कश्मीर से शुरू होता है और नामचा बारबा तक जाता है ऐसे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा मेन चोटी मिलता है, क्या क्या मिलता है समझिए। भारत में केदारनाथ से शुरू होता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये तीनों जो है भारत में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। अब उसके बाद 4-5 जो है ये नेपाल में है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मैकाल पर्वत और बस ये 5 जो है आपको नेपाल में आ गया। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट और मैकाल, ये आपको नेपाल हो गया। कंचनजंगा भी आता है ना सर? कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल दोनों में आता है ना। अभी तो मैं बात किए थे हम लोग कि जो कंचनजंगा है, इस तरह समझिए कि ये कंचनजंगा है मान के चलिए, ठीक है। ये पहाड़ जो है इसका फैलाव तो दूर तक होता है, इसका जो 75% हिस्सा है ना ये भारत में है और कुछ हिस्सा जो है ये नेपाल में है, ठीक है। ये भारत नेपाल के बाउंड्री पर अवस्थित है, इसलिए कंचनजंगा जो है ये उसको भारत में ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नामचा बारबा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। उसके बाद देखिए मिडिल हिमालय की बात करिए तो उसमें धौलागिरी है, ठीक है, नागटिब्बा है, ठीक है, महाभारत श्रेणी है नेपाल का। उसके बाद इधर आ जाइए तो डफला है, मीरी है, अभोर है, ये सब जो है आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ मिलता है। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो शिवालिक श्रेणी मिलता है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, अगले मैप में मिलेगा आपको। एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है, ठीक है। केटू की बात कीजिएगा तो 8611 मीटर है और कंचनजंगा जो है 5886 है। ये विश्व की सबसे ऊंची 3 चोटियों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग ऊपर हिमालय के बारे में पढ़े, ये हमने हिमालय की नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डिवीजन पढ़े थे, ठीक है, यानी पहले ट्रांस, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक, ऐसे पढ़े थे। फिर ट्रांस में क्या क्या पढ़े थे? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है। ये हमने नॉर्थ से साउथ के बीच पढ़ा था हिमालय का डिवीजन। अब हमको जो है नॉर्थ से साउथ नहीं, अब हमको वेस्ट से ईस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट पढ़ना है, ठीक है, इधर पूरब इधर पश्चिम। अब हमको यहाँ पे हिमालय को बांटना है और इसमें क्या होता है हिमालय को बांटने के क्रम में हम लोग नदियों का सहारा लेते हैं, ठीक है। नदी में कौन कौन सा नदी लेते हैं ये समझिए। इसके लिए भारत का पहले मैप लेते हैं, कहाँ गया ये देखिए, अब समझिए, ठीक है, आप लोगों का आइडिया होगा। पहले समझिए कि यहाँ पे इस नदी को ले लीजिए, यहाँ ब्रह्मपुत्रा है इधर, यहाँ से और यहाँ से इतना दूर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा से लेकर और इस क्षेत्र तक जो है इसको असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। पहला हिमालय ये हो गया। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी नेपाल, तिस्ता नदी से लेकर और काली नदी तक जो नेपाल का क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काली नदी से लेकर और यहाँ पर जो नदी इसको कौन सा हिमालय कहते हैं बताइए? कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये कुमाऊं हिमालय जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है आप लोगों का। काली तक कुमायूं हिमालय है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सतलज से काली तक। अब यहाँ सतलज से लेकर और यहाँ पे कौन सी नदी? सिंधु सतलज। ये कौन सा हिमालय हो जाएगा? पंजाब हिमालय, ठीक है। यानी ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय। कुछ जगहों पर आपको जो है एक सिक्किम हिमालय करके भी मिलेगा, ठीक है, सिक्किम हिमालय करके भी मिलता है, वो तिस्ता नदी से सिक्किम की एक और नदी है उसके बीच में। तो कहीं पर 4 प्रकार का विभाजन और कहीं पर 5 मिलता है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसलिए इन सब चीजों को रिवाइज करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है इंडस नदी, इंडस नदी से कौन सी नदी तक? सतलज नदी तक। ये कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज नदी से काली नदी तक कौन सा है बताइए? सतलज से काली तक कौन सा है? कुमाऊं। देखिए कुमाऊं के बारे में समझ लीजिए कि जो हमारा हिमाचल और उत्तराखंड है ना उसमें जो पहाड़ का यहाँ पे बहुत सारा रेंज है, श्रेणी है, उसमें कुमाऊं हिमालय आता है, ठीक है। कुमाऊं जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला का नाम है कुमाऊं, ठीक है। कुमाऊं नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है, ये सब इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कुमाऊं हिमालय पड़ा। अब काली कुमाऊं, ठीक है, और उसके बाद समझिए काली नदी से यहाँ पे तिस्ता नदी तक जो क्षेत्र है नेपाल का क्षेत्र है, इसको नेपाल हिमालय। फिर कहीं कहीं आपको सिक्किम हिमालय मिलेगा और फिर आपको असम हिमालय मिलेगा। असम हिमालय जो ब्रह्मपुत्रा नदी से जुड़ा हो। समझ में आ गया आपको? अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ध्यान बोला जाता है।
अब हम लोग जो है यहाँ नदियों के आधार पर इसको रीडिंग कर लेते हैं, विभाजन कैसे है नदियों के आधार पर। पहला है पंजाब हिमालय, ठीक है, जिसका हम लोग अभी जिक्र किए थे, ये सिंधु से सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। फिर कुमाऊं हिमालय के बारे में बात किए थे, ये सतलज से काली नदी के बीच में पढ़ चुके हैं ये। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। और चौथा जो है आपको असम हिमालय मिलता है, ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है, ठीक है। आगे चलिए, आरावली पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आरावली पहाड़ी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अब हम छोटी छोटी जितनी भी भारत की पहाड़ियां हैं उसको इसी मैप में समझ लेंगे। और यहाँ से जो है ना, जिस तरीके से अभी वर्तमान के समय में जितनी भी कमीशन से डीप में जाने लगी है, इस क्षेत्र से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, हिमालय जो है वो लोग पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग इतना देर हिमालय पढ़े ना, अब सोचिए कि अगर हिमालय रिवाइज करना होगा कितना आसान होगा, खुद सोचिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का 3 श्रेणी बताइए, क्या क्या था बताइए। ठीक है, ट्रांस खत्म हो गया। फिर हिमालय का 1 श्रेणी, दूसरा श्रेणी, तीसरा। ऊपर वाले का क्या है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। दूसरा नाम क्या होगा, इसको हिमालय कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हिमाद्री, और इसको कहेंगे शिवालिक। खत्म हो गया। अब देखिए इसमें और सवाल क्या बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या सवाल बनेगा, आप सवाल यही बनेगा कि महान हिमालय में मौजूद जो कुछ रेंजेज हैं, कुछ पहाड़ी है, उसको आप पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण लगाइए। बस सीधा है कि ये जो फोटो में आपको ये नाम दिख रहा है ना, 5 नाम इतना दूर का, इसको आपको याद रखना है। इसमें से कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सब याद ही होगा। भारत का केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी याद ही होगा। ये 3 ही नाम बचा ना, ये 3 नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ से हिमालय से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से पहले बीपीएससी या जितने भी कमीशन थे वो सवाल पूछते थे। फिर जब यहाँ से सवाल बनना बंद हो गया, तब सवाल बनता था यहाँ से नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आप लोग गौर करेंगे, बीपीएससी भी इसका सवाल पूछा था, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, या 2 नदी का नाम दे दिया, बोला इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, ये बताते थे हम लोग। अब धीरे धीरे जैसा क्वेश्चन बनने की संभावना है तो इस क्षेत्र से बनेगी, यानी भारत के अंदर की जो कुछ पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसमें नाम याद कीजिए। देखिए इधर मीरी, डफला, अबोर, मिसमी, ये 4 नाम जो है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र का है। यहीं पे आपको गारो, खासी, जयंतिया मिलेगा। देखिए मैं आगे एक फोटो लगा दिया गया है जिसमें आपको पूर्वोत्तर की सारी पहाड़ियां एक साथ मिलेंगी, तो पूर्वोत्तर को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप बाकी सबको याद कीजिए। आरावली किस राज्य में अवस्थित है बताइए। अरावली से राजस्थान। राजस्थान, ओके। विंध्याचल आपको आइडिया था ही। फिर सतपुरा हम लोग जानते ही थे, और इन दोनों के बीच से नर्मदा बहती थी। सतपुरा के नीचे क्या बहता था, तापी बहता था, ठीक है, ओके। अब इसी में आपको पूछ देगा कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ओके। उसके बाद आप आइए साउथ, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहले ये समझिए, मतलब समझिए कमीशन कहाँ तक जा सकता है, अपने उसके दिमाग तक हम लोग जाएंगे। वेस्टर्न घाट पकड़िए पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट जो है चूंकि बहुत बड़ा है ना, तो इसको पूरे भारत में एक नाम से नहीं जानते हैं, हर राज्य में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में अलग नाम से जानते हैं। बताइए महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं। कोंकण। नहीं, कोंकण तो तट हो गया। महाराष्ट्र में इसको आप लोग शायद उसका नाम सुनेंगे, हर्षवर्धन है, कौन सी पहाड़ी है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी भी उसको कहते हैं, बिल्कुल। जैसे कर्नाटक में हम लोग बात किए थे बाबा बुदान की पहाड़ी, याद आ रहा है। उसी तरह से अगर केरल में चले जाएगा तो आपको नीलगिरी मिलेगा, अन्नामलाई मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा अलग अलग नाम मिलता है। इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैप का फोटो में जो है शेयर कर दूंगा। वो हरिश्चंद्र रेंज होगा। एग्जैक्टली, सॉरी मैं हरिश्चंद्र बोलना चाह रहा था, हर्षवर्धन बोल रहा था। महाराष्ट्र में जो है ना उसको हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे मिलेगा वो सब, ठीक है। तो हम लोग वहां पे रिवाइज करेंगे। अब समझिए कि आरावली रेंज जो है उसके बारे में क्या क्या है। आरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। और जब दिल्ली तक जाता है ना तो इसका कुछ हिस्सा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में भी जाता है। आप लोग ये नाम सुने होंगे, रायसीना पहाड़ी, ठीक है। रायसीना हिल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल, हाँ। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी पर ही अवस्थित है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसका देखिए आरावली की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू में ये स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। माउंट आबू यानी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ओके ओके। उसके बाद गौर कीजिएगा कि हमारा जो आरावली है ना, ये चूंकि रेसिडुअरी माउंटेन हो गया है, ठीक है, मतलब बचा खुचा माउंटेन रह गया है, तो इतना इरोजन हुआ है ना कि अब इसके अंदर से ना कुछ विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सा खनिज है, तो चांदी पाया जाता है, कॉपर, जिंक और जिप्सम, इस तरह का कुछ धात्विक खनिज पाया जाता है। तो आपसे अब आगे जब हम लोग मिनरल्स चैप्टर पढ़ेंगे, तो जैसे ही आपको चांदी, कॉपर, जिंक, जिप्सम याद आए तो ऑटोमेटिकली आप याद कीजिएगा कि ये सब आरावली रेंज में पाया जाता था, ठीक है। तो ये सब आपको यहीं पे इसी गुजरात, राजस्थान, इसी क्षेत्र में मिलेगा, है कि नहीं। खेतरी है ना, किस चीज के लिए फेमस है, तांबा के लिए कहाँ है बताइए, खेतरी किधर है,
राजस्थान। Exactly. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात करने वाले थे। पश्चिमी घाट जो है ये अलग अलग बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरता है। कई बार यही पूछ देता है कि कितने राज्यों से होकर पश्चिमी घाट गुजर रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग पश्चिमी घाट को पहले समझते हैं कि क्या है, ठीक है। भारत हो गया ये, उसके पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर जो अरेबियन सागर, अरेबियन सी से जुड़ा हुआ भाग है, इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट समझ में आ गया। उसके देखिए Yes. पश्चिमी घाट जो है गुजरात, ठीक है, से लेकर कन्याकुमारी तक अवस्थित है। गुजरात से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। सर गुजरात और में ये तापी नदी से है कन्याकुमारी तक। हाँ बिल्कुल, गुजरात में तापी नदी है। उसका देखिए ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब क्या समझिए कि हमारा भारत है ना, तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, ये एक बार शुरू होता है, वो सीधे यहाँ कन्याकुमारी यानी नीचे तक खत्म होता है, यहाँ तक जाता है। लेकिन हमारा ईस्टर्न घाट है ना, वो यहाँ गया, फिर बीच में उसका कुछ देर ब्रेक है, फिर यहाँ आया, फिर ब्रेक है, फिर ये ब्रेक क्यों है? क्योंकि इन जगहों से बीच से क्या निकलती है? नदियां निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस वजह से ये क्या हो गया, ये टूट गया है। वेस्टर्न घाट जो है ना, यहाँ से नदी नहीं निकलता, इस वजह से ये टूटा नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको रेगुलर भी कहते हैं, रेगुलर है, ओके। अब इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें वेस्टर्न घाट की, तो क्या होगा बताइए आप लोग? वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी। और दूसरा हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बेटा, ठीक है। अब देखिए ना, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ये दोनों दे देता है और कंफ्यूजन होता है। कई बार हम लोग दोनों याद करते हैं ना, तो दोनों पूछता है। सिंपली याद रखिएगा, ये जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वेस्टर्न घाट का, वो ए से शुरू होता है, और ऑटोमेटिक है कि डी जो है बाद में आता है, तो डी जो है वो ए से छोटा होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन की कंफ्यूजिंग जो चीजें है ना, उसको आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ सहारा लगा के याद करना होगा। तो याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है? तो ये अनाईमुडी है। और उसके दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो डोडा बेटा है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, कई बार ये भी पूछता है कि अनाईमुडी जो है वो किस रेंज का हिस्सा है, ठीक है। नीचे में आपको नीलगिरी मिलेगा, अन्नामलाई मिलेगा, ठीक है, और भी 2-3 रेंजेस मिलते हैं। तो पूछ देता है कि ये जो डोडा बेटा है वो किसका भाग है और अनाईमुडी है वो किसका भाग है? तो आइडिया आप लोगों को बताइए। अन्नाईमुडी अन्नामलाई का, अन्नामलाई का। और डोडा बेटा? डोडा बेटा नीलगिरी का। बहुत बढ़िया, नीलगिरी का। हाँ, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको है ना, मैं 2-3 बार आप लोगों से पूछ के ये चीज आपको 12 पूछूंगा ना, तो ये याद हो जाएगा, ओके। अब आता है पूर्वी घाट, ठीक है। सॉरी सब लोग एक कंफ्यूजन है सर। सर इसमें एक तो वेस्टर्न घाट है, ये एक्चुअल तो नहीं होना चाहिए ना सर? जैसे आप बोले एक एक्चुअल होता है और एक फॉल्ट होता है, मतलब आप बता रहे थे सर कि एक्चुअल माउंटेन जैसे हिमालय एक एक्चुअल माउंटेन है, तो ये तो एक्चुअल नहीं होगा वेस्टर्न घाट का जो भी माउंटेन? नहीं, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है। क्यों एक्चुअल है मैं बताता हूँ कि जब आप वेस्टर्न घाट के निर्माण की बात करेंगे, तो जब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये मान के चलिए, ये हमारा वो प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ था। कभी एक शॉर्ट में कहानी समझ लीजिए, यहीं पर आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि हिमालय पूरब में ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम में कम चौड़ा, क्यों है ऐसा, ठीक है। ये सबका ना यहीं पे रीजन समझ लीजिए। ये जो है ना, समझिए, ये हमारा यूरेशियन प्लेट था, इस तरीके से बना हुआ, और भारत जो था निचला हिस्सा, वो इस तरीके से अफ्रीका से टूटते हुए आ रहा था, ठीक है। बहुत हजारों साल में ये यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो जब यहाँ पहुंचा ना, तो क्या हुआ कि उसका शुरू में सबसे पहले क्या होता है, ये टकराता है इससे, ठीक है। ये समझे, इस तरीके से आया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आया। तो जब इस क्रम में जब ऐसे बढ़ेगा, सबसे पहले ये हिस्सा टकराएगा, ठीक है, और टकरा के ये इस तरीके से ऐसे जुड़ा, यानी ऐसा कुछ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉट बन गया। इसको पामीर नॉट आप लोग सुने हैं ना, पामीर नॉट? सर पामीर नॉट। एग्जैक्टली। तो वो पामीर नॉट क्या हुआ, यहाँ पे फंस गया, ये हिमालय का ये हिस्सा फंस गया। और फंसने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे गांठ जैसा बन गया। अब ये वाला हिस्सा जो था, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से सट के क्या हो गया, ये इस तरीके से अटैच हो गया इससे। जैसे ही यहाँ अटैच हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे फिर एक धक्का लगा, ठीक है। यहाँ धक्का लगा, जैसे ही यहाँ पे धक्का लगा कि इस क्षेत्र का जो नॉट था ना, ये खुल गया, खुला, और ये जो चूंकि जो बहुत तेजी से ऊपर तक फैला हुआ था, वो फिर से नीचे थोड़ा सा सरक गया, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे सरक गया। सरकने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे तो एक ही बार झटका लगा था, तो ये झटका भी तेज लगा और एक ही बार लगा, तो ये ऊंचा हो गया और सकड़ा हो गया। यानी यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई जो है कम है, ठीक है। पूरब में चौड़ाई कम है, और पश्चिम यानी जैसे ही आप यहाँ तक आएंगे जम्मू कश्मीर में, तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। कारण यही है कि यहाँ पे एक बार नॉट बना और पहाड़ बना, और जैसे ही नॉट यहाँ फिर से टकराया कि ये नॉट खुल गया और ये थोड़ा नीचे की तरफ ढलक गया, नीचे चला गया। तो इस वजह से यहाँ पे चौड़ाई जो है हिमालय की ज्यादा हो गई। समझ में आया? हिमालय की चौड़ाई क्यों ज्यादा है या क्यों कम है, या किस क्षेत्र में ज्यादा है किस क्षेत्र में कम है, इसको रटना नहीं है, इसको समझिए। यहाँ पे नॉट बना, पहले इस जगह पे नॉट बना, और नॉट बनने के बाद दूसरे क्रम में यहाँ पे फिर नॉट बना। बस ये वाला धागा जो है, ये वाला गांठ खुल गया, और खुल के ये हिमालय यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फैल गया। इस वजह से वेस्टर्न भाग में, कश्मीर के क्षेत्र में हिमालय जो है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, और पूर्व के भाग में इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। ये हो गई हिमालय की बात। अब जहां तक आप वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट का निर्माण जो है ना, ये हिमालय से भी पहले हुआ है, ठीक है, बहुत पहले। तो हिमालय से पहले हुआ था, वो भी 2 प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है। जब जो है निचला भाग डेक्कन का क्षेत्र जब आ रहा था भाग यूरेशियन प्लेट की तरफ, उसी क्रम में यहाँ पे जो है इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। इस वजह से ये एक्चुअल की है, ओके।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी, ये टकराने से थोड़ी बना है, जो वेस्टर्न घाट है वो अफ्रीकन प्लेट जो है अलग हुआ है यूरेशियन प्लेट से, तब निर्माण हुआ है। और सर वो मतलब भ्रंशों से बना है, आई थिंक सो सर, मैंने पढ़ा है कि भ्रंश कागार करके कुछ हिंदी में, उससे बना हुआ था। तो ये तो फॉल्ट माउंटेन उस हिसाब से होना चाहिए सर, जहाँ तक क्योंकि वो मैं इसको टकराने से नहीं बना है सर, वो अलग हुआ है ना अफ्रीकन प्लेट, तो बना है उससे, यूरेशियन से अफ्रीकन प्लेट अलग हुआ है, वो जो गैप था उसके दौरान बना है सर। ये कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट से बना है आई थिंक। मैं जो है ना इसके बारे में बता दूंगा आपको। जहां तक ये इसका बात है घाट का, वेस्टर्न घाट का, ये है तो फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये भी बना है जब दो चीजों के टकराने के बाद। जहां तक आप वो बता रही है ना कि इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अलग हुआ, उस समय वेस्टर्न घाट बना ही नहीं था, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है बहुत बाद में आके बना, टूटने के बहुत बाद में। अब उनकी बुक है ना, सविंदर सर की बुक है ना, सविंदर सिंह सर की फिजिकल Yes, ज्योग्राफी की, उसमें जब आप चेक करेंगे, उसमें जो माउंटेन वाला चैप्टर है वो उसका डिटेल में वर्णन करते हैं कि आप जैसे आप डिटेल में, अभी अपने पास टाइम नहीं है ना, मैं बताता आपको। ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका वाली ये देखिए अरब प्रायद्वीप है, फिर यहाँ भारत है। इसके बीच में यहाँ पे एक क्षेत्र आता है, इसको कहते हैं, यहाँ पे जो है मैग्मा का उद्गार हुआ, इस क्षेत्र का नाम रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड। हाँ, तो ये सब रीयूनियन आइलैंड वगैरह क्रॉस करने के बाद जो है वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है। तो जो आप कह रही हैं कि इसके अलग होने से ही वेस्टर्न घाट बन गया है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है बहुत बाद में आके बना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं इसको जो है कल फिर मैं पढ़ के और अलग से कुछ लिख के लाऊंगा, ठीक है, फिर इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके। और अगर फिर भी अगर मुझको भी वही मिल जाए कि ये भी फोल्ड सॉरी ब्लॉक माउंटेन है, तो फिर आपकी बात मान लेंगे, इसमें कोई बात तो है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। सर मैं पश्चिमी ब्लॉक घाट नहीं बोल रही हूँ सर, मैं हिंदी में पढ़ी थी भ्रंश कागार, पता नहीं उसको फॉल्ट स्क्रैप शायद इंग्लिश में बोला जाता है। मैं फोन पे सर्च कर पा रही हूँ उसको, तो गूगल करने भ्रंश पे जो होता है ना, fault भ्रंश, scrap, अच्छा उसको कागार। चेक, ठीक है, उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं, उसको चेक कर लेंगे। वैसे आप जो भ्रंश बता रही है ना, भ्रंश का मतलब ही ब्लॉक होता है, ठीक है। आप अगर चेक करेंगी तो भ्रंश का मतलब जो होता है ना, ब्लॉक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नीलगिरी के बारे में ये समझ, सॉरी वेस्टर्न घाट के बारे में ये समझिए कि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत सारे राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है वो समझ लीजिए। गुजरात है, गुजरात के बाद कौन सा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, सॉरी बीच में पहले गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है और फिर तमिलनाडु है। कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये नहीं 6 हो गया ना, 6 हुआ ना मैम, समझिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी तो है नीलगिरी, जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है ना। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों मिलता है नीलगिरी में। तो ये जो है हमारा तमिलनाडु भी इसमें ऐड हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि 6 राज्यों से हमारा पश्चिमी घाट गुजरता है, ठीक है। और हर जगह इसका अलग अलग नाम है। चलिए पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट में जो है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, बताइए। महेंद्रगिरी। हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है शशिकला जी, है ना। उसका नाम जो है महेंद्रगिरी, पहले बहुत सारे बुक में दिया हुआ है महेंद्रगिरी, ठीक है। बट आप अब नया रिसेंट डाटा चेक करेंगे तो आपको नया नाम मिलेगा, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी घाट की बात करें तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और ये बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है बताइए। यहाँ देखिए तमिलनाडु हो गया एक, उसके तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ठीक है। और कुछ हिस्से में कहते हैं कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है। बट ये 3 राज्य मुख्यतः माना जाता है। इसमें से जो है तीनों तट का नाम याद रखिए। तमिलनाडु में जो तट है उसको क्या कहते हैं बताइए। पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट का तमिलनाडु वाला हिस्सा है, उसको कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल। अच्छा ये बताइए कि उड़ीसा में जो भाग है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि केरल में जो वेस्टर्न घाट का तट है इसको क्या कहते हैं? मालाबार। मालाबार कहते हैं। कोंकण जो है ना वो है गोवा और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। नीलगिरी से लेकर गोवा का जो क्षेत्र है ये कोंकण कहलाता है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। वेस्टर्न घाट भी हो गया। तो कर्नाटक को कोंकण बोलते हैं ना? कर्नाटक भी आता है। कोंकण जो है ना वो लंबा क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नीलगिरी से लेकर गोवा आता है और कुछ क्षेत्र जो है आपको उसका कर्नाटक का भी आ जाता है, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों को पहाड़ियों को अलग पढ़ेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको इजीली पहले समझिए। 7 आपको राज्य अच्छे से याद कराया गया था, याद कीजिए। असम हम लोग बात किए थे, असम से 6 राज्य सटता था, उसमें से ऊपर में कौन सा था, अरुणाचल था। उसके बाद कौन सा था बताइए, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, उसके नीचे त्रिपुरा, इस क्रम में था, ठीक है ना। अब यहीं पर आप समझिए ये डफला मिरी अबोर, ये देखिए कहाँ पे है, अरुणाचल में आता है, ठीक है। अरुणाचल में कौन कौन सा है, डफला मिरी अबोर, और मिसमी भी इसी में है, मिसमी और पटकाईबुम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस तरीके से मुड़ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है हमको याद भी रखना है। पहले अरुणाचल प्रदेश का जो है नाम याद रखिए, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाईबुम।
उसका नागालैंड का बहुत आसान है, नागालैंड का नागा हिल्स से याद रखिएगा, उसका मणिपुर का मणिपुर हिल से, और मिजोरम का मिजो हिल्स से। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा का त्रिपुरा हिल्स से। ये 4 तो इजिली याद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गारो खासी जयंतिया, ये याद रखिएगा, ये किसका है? मेघालय का। क्या नाम है? गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये हो गया। और असम की अगर जहां तक बात करें तो असम में एक याद रखिएगा, बारेक, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, बारेक वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? अरुणाचल वाला याद रखिएगा। और अरुणाचल वाला याद भी रखना है ना, तो नॉर्थ से साउथ तक सब याद रखना है। ऊपर में अबोर है, फिर मिसमी है, फिर पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजोरम, एक लाइन से सब याद रखना है, ठीक है। यही सबसे सवाल बनने की संभावना है इस बार, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए इन चीजों को मेरे साथ। अरुणाचल प्रदेश का जितना पहाड़ी है उसका नाम बताइए एक साथ। डफला, मिसमी, आमेर, पटकाई बूम। हाँ, एक मिस कर गए। डफला, मिरमी, अबोर, ठीक है, मिसमी और पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद नागा हिल्स, फिर नागा, मणिपुर का मणिपुर हिल्स, नागा, मिजो, त्रिपुरा मिजोरम तो नीचे वाला होगा ना, पहले क्या होगा? मणिपुर हिल्स होगा, ठीक है। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, फिर त्रिपुरा हिल्स, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया। हो गया, पूर्वोत्तर का सब खत्म। एक बार और कीजिए मेरे साथ, ठीक है। इस बार उल्टा बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हिल्स। तो सबसे नीचे क्या होगा यहाँ पे बताइए? मिजोरम, मिजो हिल्स, ठीक है। मिजो के बाद मिजो से ऊपर क्या होगा? मणिपुर, मणिपुर। उसके ऊपर नागा हिल्स, ठीक है। उसके बाद पटकाई बूम, पटकाई बूम, फिर मिसमी, अबोर, मीरी और डफला, हो गया। और यहाँ गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। यहीं से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूछेगा, इसको आप एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ओके, आप देखिए यहाँ से हमारा पठार शुरू हुआ है, तो पठार अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना। पहाड़ से जुड़ा हुआ, आज पहाड़ हमारा खत्म हो गया। पहाड़ से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा है वो पूछ सकते हैं। इससे सवाल कहाँ से बन सकता है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप जो है उसको अपने सोर्सेस से, जो भी जिस चीज को भी आप यूज करते हो पढ़ने के लिए, वहां से इसको देखिएगा। पहले देखिएगा क्या वेस्टर्न घाट कितने राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट को किस राज्य में किस नाम से जानते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा देखिएगा ईस्टर्न घाट जो है उसको अलग राज्यों में किस किस तट के नाम से जानते हैं। जैसे उड़ीसा में उत्तरी सरकार हो गया, तमिलनाडु में क्या हो गया? कोरोमंडल हो गया जी। इस तरीके से देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या है सर? आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई विशेष नाम नहीं, उत्तरी सरकार ही जो है ना नीचे तक फैला रहता है, और कोरोमंडल ही जो है ऊपर फैल जाता है। क्या बोल रही हैं, बोलिए। उत्तरी सरकार के अंदर ही आता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा था, ठीक है। ये देखिए 2 हो गया। तीसरा क्या पूछ सकता है? तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य पढ़े हैं ना, इसको पूछ सकता है आपको, ठीक है। या तो आपको स्टेट का नाम दे देगा और इधर पहाड़ी का नाम दे देगा, मिलान करने देगा, या आपको कह देगा ये 5 नाम दे देगा इधर का, और कह देगा कि इसको जो है क्रमवार तरीके से लगाएं, ठीक है। ये तैयार रहिएगा। और इन सब से भी बढ़कर जो हमको लग रहा है चांस इस बार पूछने का, वो पूछेगा आपको ये इन पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूरब लगाने का। इसको याद कीजिएगा, बहुत जरूरी है। कंचनजंगा याद रखिएगा, मकालू याद रखिएगा, एवरेस्ट याद रखिएगा। इधर से भारत का केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी याद रखिएगा। कुछ अपने तरफ से कुछ जो है इसका एक्रोनिम जो होता है कुछ तैयार करके रखिएगा, उससे आपका ये सवाल बनेगा। पहाड़ से यही सवाल बनेगा, ठीक है। उसके बाद 3 हम लोग वो पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे, ठीक है। उसका नाम बताइए आप लोग, क्या क्या था? सबसे पहला क्या था? महाविस्थापन का सिद्धांत, कन्वेक्शनल, वेगनर था, हैरी हेस थे, और कौन थे? आर्थर होम्स, ठीक है। 3 नाम था। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, ये 4 थ्योरी पढ़े। पहाड़ का बाउंड्री पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े? कन्वर्जेंट बाउंड्री बनने से किस प्रकार का पहाड़, इससे बनता है फोल्ड माउंटेन, है ना। और ये इधर गया और इधर गया, दोनों एक दूसरे से अलग गया, यहाँ क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इन माउंटेन्स का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। फिर कौन सा माउंटेन किस महादेश में अवस्थित है ये देखे थे। एक नया नाम मिला था हम लोगों को, सेरा निवेदा, बताइए किस देश में था? यूएसए में था। बहुत बढ़िया। मैकेनली पहाड़ के बारे में बताइए तो कहाँ है मैकेनली? अलास्का, अलास्का नहीं, बहुत बढ़िया, यूएसए में है। बहुत अच्छा। इसी तरीके से ना पहाड़ियों का सर यूराल माउंटेन कौन सा पर्वत है? यूराल जो है वो फोल्ड माउंटेन है, 2 प्लेट के टकराने से बना है, ठीक है। ओके, ये अच्छा पहाड़ से जुड़ा हुआ और कोई सवाल आ रहा है आप लोगों के मन में? हम तो एक बार रिवाइज भी कर दिए। ये बताइए इंडस और सतलज के बीच में कौन सा है? पंजाब। ये देखिए ये कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और ये सतलज है, ये कौन सी नदी होगी? काली नदी। नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तीस्ता। असम हिमालय किन नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र। बहुत बढ़िया है। बताइए कुछ और पूछ लेते हैं आप लोगों से। ये ट्रांस हिमालय है, तो सबसे ऊपर में कौन सा होगा?
काराकोरम काराकोरम, इसकी ऊंची पहाड़ी बताइए। ये ऊंची K2 गॉर्डिनर, गॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख जस्कर, राकापोसी किस में है बताइए। लद्दाख में लद्दाख, राकापोसी जस्कर पता ही है। इसके नीचे पीर पंजाल वगैरह है कश्मीर में, फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक, ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों का नाम बताइए, कुछ याद आ रहा है तो, कुछ भी याद आ रहा है चलेगा। डाकला, डाकला, मिसमी, मिसमी, आमेर, पटकाईबम, आमूर, मिसमी, पटकाईबम। मीरी और पटकाई। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे जो था 3 राज्यों के नाम पे था, तो पहले था नागा हिल्स, फिर क्या था मणिपुर हिल्स, मिजो मिजो हिल्स, हिल्स, त्रिपुरा हिल्स और गारो खासी। गारो खासी जयंतिया। हो गया, आप लोगों को तो सब याद ही है। ठीक है, देख रहे हैं कि पूरा दिन जो हम लोग आज हम लोग पूरे टाइम जो पढ़े हैं वो सब आपको क्या कहते हैं फिंगर टिप पे है ना। चलिए अंदर भारत के अंदर के कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। चलिए ये बताइए, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, क्या नाम है इसका। अरावली, अरावली। ये गुजरात, अरावली। राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है एक श्रेणी, इसको क्या कहते थे, विंध्याचल। और ये था कौन सा, सतपुड़ा, सतपुड़ा। इसके बीच से कौन सी नदी, नर्मदा, इसके नीचे तापी। चलिए 6 राज्यों से गुजरने वाला ये पहाड़ी क्या नाम है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट। यहाँ पे जो है टूटा फूटा है इतना दूर, इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बाबा उदान की पहाड़ी, नीलगिरी। ठीक है, अलग अलग। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, डोडा बेटा, डोडा बेटा। अन्नामलाई का, अनाईमुडी। अरावली का सबसे ऊंचा पहाड़ी बताइए क्या था, गुरु शिखर, गुरु शिखर। बहुत बढ़िया। धूपगढ़ कहाँ का है बताइए, धूपगढ़ सतपुरा, सतपुरा का है। बहुत बढ़िया। तो अब पहाड़ में कुछ बचा है क्या, आप अपने हिसाब से बताइए, कुछ हमको तो नहीं लग रहा है कुछ बचा है। कोई सवाल आपको लगे कि कुछ बन सकता है तो बनाइए फिर। सर नागा हिल्स के बाद मणिपुर है। सर साउथ इंडिया का जो छोटी छोटी पहाड़ी है जैसे सेवराय हिल्स और भी बहुत सारे जावेदी है ना, जावेदी वगैरह है कि नहीं? वो मैप ठीक है, थोड़ा वो करवा सब दीजिएगा। मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आज खुद पहले ये आप लोग याद कर चुके हैं कि नहीं, तो इसको बचने दीजिए। ठीक है, हम वो करवा देंगे, बहुत भारी नहीं है। जहां तक अभी मैम बता रही थी, शशिकला जी बोल रही थी, हम लोग पहले दिन जब भारत पढ़ रहे थे तो हम आपको पहले राज्य याद करवाए थे जानबूझ के। पहले क्या था, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नीचे वाला क्या था बताइए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा। ठीक है, अब इसी से तो पहाड़ी फिक्स हो गया ना, ये 4 आपको तो नाम याद ही है अरुणाचल का, तो फिर नागा हिल होगा, मणिपुर हिल होगा, मिजो हिल होगा और त्रिपुरा हिल होगा। पहले दिन जो आपको 4 नाम हम याद करवाए थे, नागा, मणिपुर, मिजो वगैरह, तो इसीलिए क्योंकि आपको बार बार ये मिलता रहेगा इसमें वो क्लास में छूट गया था इसकी वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, रूपेश सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके ऊपर का 3 सर फिर एक बार बोल दीजिए तो उसके ऊपर का जो 3 है अब वो अच्छा ये देखिए, डफला, अबोर, मिसमी। ठीक है, और फिर मीरी और एक है पटकाई बूम। फिर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग कुछ पूछिए, है ना। ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा चलिए दक्षिण भारत का देख लीजिए, यहाँ पे दक्षिण भारत ही दिया हुआ है, इसको हम जानबूझ के मिस किए थे। देख लीजिए, सबसे पहले आता है आपको नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के बाद क्या आता है, अन्नामलाई। ठीक है, और अन्नामलाई के बाद आता है कार्डेमम। ठीक है, समझ रहे हैं, 3 हो गया। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पहाड़ी अभी याद किए थे, डोडा बेटा। अन्नामलाई का अनाईमुडी, है कि नहीं। और कार्डेमम हिल्स जो है, कार्डेमम हिल्स के नीचे फिर एक नागर कोयल आता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, 3 ही याद करना है आपको। नीलगिरी, कार्डेमम सबसे लास्ट है ना, कार्डेमम सबसे लास्ट है। यहीं पर है आपको वायनाड वगैरह पड़ता है, वायनाड में जो है अभी भूस्खलन हुआ है, ये चर्चा में था, है कि नहीं। इलायची के लिए फेमस है वो, बिल्कुल इसका नाम ही है हिंदी में, कार्डेमम को क्या इलायची ही तो कहते हैं, है कि नहीं। जावेदी और सेवराय वगैरह है ना, वो इन्हीं सब में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, उतना बारीकी में जब यूपीएससी नहीं जाता है तो बीपीएससी नहीं जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए।